Hi friends, welcome back to Pracademy. This is Pranav Kumar. Today we are going to take a session of accountancy. सैम्पल पेपर करेंगे डिस्कशन। तो आपके बोर्ड के एग्जाम होने वाले हैं 23rd ऑफ मई 2022 में आपको अकाउंटेंसी सब्जेक्ट के पेपर होने वाले हैं और आज हम कर रहे हैं सैंपल पेपर डिस्कशन और तमाम कुछ बातें जो आपके साथ शेयर करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही रेलेवेंट होगा और कौन कौन से पोर्शंस कौन कौन सा टॉपिक आपके लिए हिट करने वाला है और कैसा रहेगा आपका एग्जाम पेपर एनालिसिस साथ साथ करेंगे। तो पेपर सैंपल पेपर सॉल्यूशंस तो होगा ही, साथ साथ उन चुनिंदों पॉइंटों पर भी चर्चा करेंगे जो आपके लिए आने वाले एग्जाम 23rd ऑफ मई में बेनिफिशियल होगा। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट, फटाफट हमारे इस वीडियो को लाइक कर दे, तुरंत फटाफट लाइक कर दे, दोस्तों के बीच में शेयर कर दे जो आपके एग्जाम देने वाले हैं 23rd ऑफ मई 2022 को एग्जाम देने वाले हैं उनके पास शेयर कर जरूर कर दे अगर आप अच्छे दोस्त हैं तो, और फटाफट हमारे इस प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। आपकी इच्छा, आप करें या ना करें। तो चलिए, आपको ये जनरल इंस्ट्रक्शंस तो पता है, टाइम अलाउड 2 आवर का पेपर है, 40 मार्क्स। पहले ही मैं बता देता हूं पेपर थोड़ा कैलकुलेटिव रहेगा। आप बोलोगे सर क्या आपका सीबीएसई से बातचीत हो गया है? बिल्कुल नहीं, एक्सपीरियंस। पेपर थोड़ा कैलकुलेटिव होगा। अब ऐसा नहीं है कि गए और पेन पेपर उठाया बना करके आ गए। हाँ, इतना टफ भी नहीं रहेगा, कैलकुलेटिव, थोड़ा कैलकुलेटिव रहेगा। अरे अकाउंट्स के पेपर शुरू से ही जाना गया है कि थोड़ा कैलकुलेटिव रहेगा। तो चलिए, थोड़ा कैलकुलेटिव रहेगा, कौन सा पोर्शन पर ज्यादा ध्यान दे उस चीजों पर भी हम चर्चा करेंगे। तो ये जनरल इंस्ट्रक्शंस है, इसको तमाम सैंपल पेपर जब हम आपको डिस्कस किए थे तो आपको बातें पता था। तो चलिए आगे प्रोसीड करते हैं, ये आप एक बार पढ़ लीजिएगा। चलिए, पार्ट ए से आपका पेपर स्टार्ट होगा। जैसे सैंपल पेपर है वैसे ही क्वेश्चन पेपर आता है, आपको ही पता है। तो चलिए, आपके पास सबसे पहला क्वेश्चन आ गया है। कैची क्या है सर? आप देख के बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। तो सर ये सबसे पहला क्वेश्चन है आपका एनपीओ से। कहां से है? एनपीओ से। इसलिए ध्यान दीजिएगा कि एनपीओ से क्वेश्चन आने वाला है मेरे दोस्तों। अब एनपीओ में कौन कौन सा टॉपिक से क्वेश्चन आ सकता है सर? तो आपके पास सब्सक्रिप्शन से क्वेश्चन आ सकता है सर, मटेरियल कंज्यूम्ड से क्वेश्चन आ सकता है सर, ठीक है। आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से क्वेश्चन आ सकता है सर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से क्वेश्चन आ सकता है सर, और किससे आ सकता है सर? आपके बैलेंस शीट से, एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट बनाने से क्वेश्चन आ सकता है सर। हो सकता है कि आपको इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट साथ में पूछ ले। हो सकता है कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट साथ पूछ ले। तो हो सकता है कि ऐसे पेपर्स आए। तो यही से, ये जो टॉपिक आपको जस्ट बताएं, यहीं से क्वेश्चन फंसेगा, ठीक है। एक फंड बेस्ड क्वेश्चन आता है, फंड बेस्ड क्वेश्चन आता है। आप कुछ ना करो, अगर आपकी इच्छा है तो आप अकेडमी के प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहां पर अकाउंटेंसी टर्म 2 का प्लेलिस्ट बना हुआ होगा, अकाउंटेंसी टर्म 2 सेशन 21-22। वहां पर जाके सब्सक्रिप्शंस का वीडियो आप यूट्यूब पर देख लो। आपको जो पोर्शन आपको वीक लग रहा है आप उस चीजों को देख लो, और क्या करो ना, यूट्यूब पर जाकर के स्पीड बढ़ा करके देख लो। स्पीड बढ़ा करके देख लो तो क्या होगा, आपका कम समय में रिवीजन हो जाएगा, कवर हो जाएगा। और एक बात तो विश्वास से कहता हूं कि वीडियोस में ऐसे पॉइंट कवर है कि आप उसको अगर एक बार पढ़ लीजिएगा तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन एनपीओ से रिलेटेड, किससे? एनपीओ से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं छूटेंगे। तो चलिए, आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। तो आपको कितना मटेरियल कंज्यूम्ड हुआ है इसका कैलकुलेशंस करना है। ध्यान रखिएगा, आपको मटेरियल कंज्यूम जाकर अगर वीडियो देखना है तो जाके देखिए, मटेरियल कंज्यूम वाला वीडियो बहुत अच्छे समझाएं, बहुत अच्छे समझाएं, हर कंडीशन पर समझाएं। जब क्रेडिट परचेज दिया रहेगा तो क्या करें, जब क्रेडिट परचेज नहीं दिया रहेगा तो क्या करें, हर केसेस पर बात किए। तो एक बार थोड़ा टाइम निकाल करके देख लो, क्योंकि एनपीओ से क्वेश्चन आएगा, पक्का आएगा। इससे के लिए ये सब टॉपिक है। अब ये नहीं कह सकते फंड से क्वेश्चन आएगा, इतना भैया मेरे तजुर्बे इतने नहीं कि मैं आपको क्वेश्चन गेस कर सकूं। हाँ, मोटा मोटी एनालिसिस दूंगा कि आपके पास ये कुछ टॉपिक्स है, इन्हीं से क्वेश्चन आने वाला है। थोड़ा सा आप समय दे दो, जैसे मटेरियल कंज्यूम्ड है यहां पर समय दे दो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर पर देख लो, एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट देख लो। तो सब्सक्रिप्शन जरूर देखना, सब्सक्रिप्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहां पर जाके क्वेश्चन फंसने के चांसेस होते हैं, ठीक है। ये प्रीवियस ईयर देख करके आप एनालिसिस लगा सकते हो और आप डेफिनेटली प्रीवियस ईयर सॉल्व भी किए होगे। तो चलिए, मटेरियल कंज्यूम्ड जो बच्चों को एकदम इजी फॉर्मेट चाहिए जाकर के हमारे वीडियोस देख लीजिए। अकेडमी प्लेलिस्ट में जाइए, अकाउंटेंसी टर्म 2 21-22 सेशन में
मटेरियल कंज्यूम्ड आपको मिल जाएगा पार्ट 2 वीडियो में, एनपीओ पार्ट 2 में, एनपीओ पार्ट 2 में मिल जाएगा। जाकर देखिए, वीडियो लंबा है, लंबा से आप डिस्टर्ब ना हो, आपको जो चीज चाहिए आप वहां पे स्किप करके चल जाओ। जैसे मटेरियल कंज्यूम्ड आपको चाहिए तो स्किप करके मटेरियल कंज्यूम का टॉपिक पर चल जाओ, वहां पर वीडियोस को देख लो, ठीक है। ऐसा नहीं कहेंगे कि पूरा वीडियोस देखो आराम से, और उसको स्पीड बढ़ा करके देखो कि आपका कम समय में आपका काम बन जाए। अब ये क्वेश्चन जो है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, इसमें कैश परचेज और क्रेडिट परचेज दोनों दिया हुआ है। मतलब क्वेश्चन में हमारे पास टोटल परचेज दिया हुआ है, तो टोटल परचेज दिया रहता है तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है सर? आइए सॉल्यूशंस देखते हैं। टोटल परचेज जब हमारा, ये सॉल्यूशन है क्वेश्चन 1 का, तो कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ मेडिसिन कंज्यूम, तो जब हमारे पास टोटल परचेज दिया रहता है तो मटेरियल कंज्यूम का फॉर्मूला ये होता है, मटेरियल कंज्यूम इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस टोटल परचेज माइनस सेल्स। सेल्स हमेशा बुक वैल्यू लीजिएगा। मैंने इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी करवा रखा है, इसी के लिए क्वेश्चंस भी अगर आप देखना चाहते हैं एनपीओ का तो वहां पर देख लीजिएगा, वहां पर चुनिंदे सीबीएसई के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करवाए, ठीक है। तो यहाँ पर सेल्स के बुक वैल्यू लेना है, जबकि क्वेश्चन में यहाँ पर बुक वैल्यू नहीं दिया हुआ है कुछ भी सेल्स रिगार्डिंग, और माइनस कर देना क्लोजिंग स्टॉक। फिर से सुनिए, ओपनिंग स्टॉक प्लस टोटल परचेज माइनस सेल्स, सेल्स कौन? बुक वैल्यू वाला, माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो आपके पास ओपनिंग स्टॉक कितना था मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों? तो आपके पास ओपनिंग स्टॉक था 15 लाख का, क्लोजिंग स्टॉक कितना था? 10 लाख का। टोटल परचेज कितना हो गया? कैश परचेज 2 लाख और क्रेडिट परचेज 6 लाख, 6 प्लस 2 8 लाख, ठीक है। तो ओपनिंग स्टॉक प्लस टोटल परचेज, तो 15 लाख प्लस 8 लाख, सेल्स नहीं दिया हुआ है तो कुछ नहीं करेंगे, माइनस क्लोजिंग स्टॉक 10 लाख, यही होगा आपका आंसर। तो चलिए आंसर की ओर जाते हैं। तो 15 लाख प्लस 8 लाख, सेल्स नहीं दिया हुआ है तो 0, माइनस 10 लाख, तो आपका 13 लाख आंसर आ गया। अब देखो यार, आंसर सीबीएसई जो अपने आंसर सीट बनाई है उसमें कितना आंसर कॉम्प्लिकेटेड है, वही चीजों को समझाना चाहते हैं। आप देखो इस चीजों को, अब देखो ये आंसर है, ये आंसर है सीबीएसई में जो दिया हुआ है, ये आंसर आपका 13 लाख जो आया है, कितना कॉम्प्लिकेटेड। देखो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं, ऐसा नहीं कहेंगे कि हम बहुत बेहतरीन आंसर निकालें, नहीं ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। आप मेरे तरफ से भी आंसर लिखोगे तो आपको फुल में फुल मार्क्स मिलेगा। अल्टरनेटिव सॉल्यूशन है, ये क्वेश्चन 1 का आंसर है, इसका पहला ऐप है और अल्टरनेटिव सॉल्यूशन है, मतलब इस तरह से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसमें 13 लाख यहाँ पर आया है आंसर। लेकिन सबसे बेस्ट ये फॉर्मेट रहेगा, ये फॉर्मेट जरूर फॉलो कीजिएगा और जरूर देख लीजिए। मटेरियल कंज्यूम का 2-3 केस है, उसको देख लीजिए। केस क्या है ना कि जब क्रेडिट परचेज दिया रहेगा तब क्या करेंगे, जब क्रेडिट परचेज नहीं दिया रहेगा तो क्या करेंगे, ये केस है। ये दोनों केस को देख लीजिए फटाफट आज ही, ठीक है। चलिए सेकेंड क्वेश्चन में आते हैं। सेकेंड क्वेश्चन थ्योरी है, आपको डिस्टिंग्विश करना है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, 2 बेसिस पे। एक बेसिस है सेटलमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी, तो याद रखिए डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में जो सेटलमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी होता है वो होता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, मतलब पार्टनरशिप डिसोल्यूट हुआ है। मतलब पार्टनरशिप कब डिसोल्यूट होता है? एट द टाइम ऑफ एडमिशन, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, एट द टाइम ऑफ डेथ। तो एट द टाइम ऑफ एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ क्या बनता है? रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। क्या बनता है? रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। ये चीज़ हम बहुत बार बता चुके हैं आपको, लायबिलिटीज। और जब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म होता है तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म मतलब फॉर्म ही खत्म हो गया, तो उस समय आपका बनता है रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, ठीक है। व्हाट आर द इकोनॉमिक रिलेशंस, तो थोड़ा सा देख लेते हैं, यहाँ पर चीज़ों को समझ लेते हैं। तो यहाँ पर रिवैल्यूएशन बनेगा, यहाँ पर रियलाइजेशंस बनेगा, और इकोनॉमिक रिलेशंस क्या रहता है? तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, इकोनॉमिक रिलेशन बिटवीन द पार्टनर कंटिन्यू दो इन चेंज फॉर्म। चेंज फॉर्म मतलब एडमिशन होगा तो ऐड होगा, रिटायरमेंट होगा तो कोई ना कोई पार्टनर जाएगा। इकोनॉमिक रिलेशन, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म में क्या होता है? इकोनॉमिक रिलेशन बिटवीन द पार्टनर एंड हो जाता है। जब फर्में खत्म तो पार्टनरशिप का मतलब ही खत्म, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है सर? यहाँ पर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल से क्वेश्चन है, पता चल गया एक बार में, और यहाँ पर रिटायरमेंट हो रहा था, मतलब रिटायरमेंट से क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन से एक बार देख लीजिए, इसके सॉल्यूशंस हम करके रखे हैं। हम सीबीएसई के फॉर्मेट को थोड़ा फॉलो नहीं कर रहे हैं, जहाँ अच्छा लग रहा है वहाँ फॉलो कर रहे हैं, जहाँ नहीं अच्छा लग रहा है वहाँ फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, सुरेश रमेश तुषार पार्टनर है 6:5:4 के रेशियो में। रमेश रिटायर कर गया तो उसके ऊपर माथा पर काट दीजिए कि रमेश रिटायर कर गया है। एंड हिज कैपिटल आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट ऑन द अकाउंट ऑफ रिजर्व्स, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट लायबिलिटी इज टू 2,50,400।
मतलब पूरा रमेश के जाने के बाद क्या होता है ना, कोई भी पार्टनर रिटायर होता है तो रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी होता है। अभी बताएं तो रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी करने के बाद हमें पता चला कि हमारे पास संपत्ति बचा है कितना, 2,50,400 का। ठीक है, सुरेश एंड ठाकुर एग्री टू पे। सुरेश एंड ठाकुर कहा कि नहीं, हम 2,50,400 हो रहा है, लेकिन मैं तुम्हें रमेश भाई मैं तुम्हें 2,90,000 दूंगा। मतलब रमेश रिटायर किया। रमेश के रिटायर करने के बाद पूरा जो असेसमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी हुआ उसमें यह जाकर के पता चला कि रमेश भाई को 2,50,400 मिलना चाहिए। लेकिन सुरेश और तुषार ने कहा कि नहीं, मैं रमेश भाई को उदास नहीं देख सकता, मैं 2,50,400 नहीं दूंगा, मैं रमेश भाई को 2,90,000 दे करके उनका अकाउंट को सेटल कर दूंगा। तो अब जो यहां पर डिफरेंस आ रहा है, 2,90,000 देना चाह रहा है सुरेश ठाकुर और 2,50,400 यहां पर बन रहा है। तो यहां पर जो डिफरेंस आ रहा है ये आपको कहा जाएगा एक तरह के हिडन गुडविल। यहां पर क्या हो जाएगा, एक तरह का हिडन गुडविल हो जाएगा। और ये गुडविल का पैसा कौन लेकर जाएगा, रमेश लेकर जाएगा, क्योंकि रमेश को मिलना है। मतलब 2,90,000 दे रहा है, 2,50,400 का वैल्यूएशन हुआ है, बीच में जो डिफरेंसेस आया वो हिडन गुडविल के कॉन्सेप्ट में है, और ये गुडविल का पैसा रमेश लेकर जाएगा। तो कैसे लेकर जाएगा, चलिए आप हम अपने सॉल्यूशंस में दिखाते हैं। तो क्वेश्चन 3 का सॉल्यूशन क्या है, सुरेश, रमेश एंड तुषार 6:5:4 में कर रहा है, रमेश जा रहा है इसलिए क्रॉस। रमेश का कैपिटल बन रहा है 2,50,400, यहाँ मिसिंग है थोड़ा सा, लेट मी चेक 2,50,400, यस 2,50,400 है। और यहां पर क्या है, सुरेश एंड ठाकुर, एक मिनट, सुरेश एंड ठाकुर मिल करके 2,90,000 देना चाह रहा है। तो हमने डिफरेंस निकाल लिया, 2,90,000 माइनस 2,50,400, तो आ गया 39,600। डिफरेंस क्या आ गया, 39,600। ये हिडन गुडविल का कॉन्सेप्ट हो गया। अब यहां पर आपको देखना है गेनिंग रेशियो। सबसे पहले गेनिंग रेशियो आपको निकालना होगा। बिना गेनिंग रेशियो का कैसे आप शेयर बांटोगे, तो गेनिंग रेशियो निकालने का बहुत ही बेहतरीन ट्रिक आपको बताए थे जब आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पढ़ाए थे। तो गेनिंग रेशियो में हमने क्या कहा था, कुछ नहीं करो, जो व्यक्ति जा रहा है उसका माथा पर क्रॉस लगाओ और उसको हटा दो। अब जो बचा है उन दोनों के बीच में रेशियो देखो, तो कौन बचा है, सुरेश, और इधर बचा है तुषार। इन दोनों के बीच में रेशियो क्या है, 6:4। 6:4 का सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या होगा, 6:4 का सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या होगा, 3:2। अब 3:2 क्या हो जाएगा, GR मतलब गेनिंग रेशियो। अब 3:2 गेनिंग रेशियो 3:2 में आप चीजों को बांट दो। मतलब सुरेश अपने कैपिटल से 23,760 रुपया देगा, तुषार अपने कैपिटल से 15,840 देगा, और दोनों मिलाकर के 39,600 रमेश को मिलेगा, रमेश लेके चला जाएगा। अब ये कैसे आया सर, तो ये आया 39,600 इंटू 3/5, ये आया इक्वल टू 23,760। इतना तो आपको पता ही है, 39,600 इंटू 2/5, ये आ गया आपका 15,840। ठीक है, ये आपके सॉल्यूशंस हैं। तो रिटायरमेंट से क्वेश्चन पूछ लिया। देखो इसमें क्या है ना, एक बात बता देते हैं, यहां पर हर टॉपिक गलत बोल रहे हैं, सॉरी, हर चैप्टर से क्वेश्चन रहेगा। जैसे रिटायरमेंट स्टार्ट हुआ, रिटायरमेंट से क्वेश्चन रहेगा, डेथ से क्वेश्चन रहेगा, डिसोल्यूशन से क्वेश्चन रहेगा, कंपनी में आप डिवेंचर पढ़ रहे हो, डिवेंचर से क्वेश्चन रहेगा। ये पार्ट ए हो गया। पार्ट बी में आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो बोला टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जैसे यहाँ पर कॉमन साइज एंड कंपैरेटिव साइज, वहां से क्वेश्चन रहेगा, कैश फ्लो से क्वेश्चन रहेगा। मतलब कोई भी ऐसा चैप्टर नहीं है जिससे क्वेश्चन नहीं रहेगा, हर चैप्टर से क्वेश्चन रहेगा। हाँ, अब कौन सा टॉपिक से क्वेश्चन उठाता है ये थोड़ा सा देखने लायक रहेगा, लेकिन पेपर थोड़ा कैलकुलेटिव रहेगा, लेकिन आपको एग्जाम देने में बहुत मजा आएगा अगर आप प्रैक्टिस अच्छे से किए हो। जो बच्चे सीबीएसई के स्टूडेंट डीके गोयल, ध्यान से सुनिए, डीके गोयल के इलस्ट्रेशन को भी कम से कम अच्छा करके आएगा, तो आप विश्वास मानो, आप एग्जाम दे रहे हो ना 23 मई को, आज मैं कह दे रहा हूं, आप 23 मई को एग्जाम देने जा रहे हो, इलस्ट्रेशन से थोड़ा कम लेवल आएगा। डीके गोयल का जो इलस्ट्रेशन में क्वेश्चन आप बनाए हो ना, उससे थोड़ा कम ही रहेगा लेवल, लेकिन उससे मिलता जुलता हुआ क्वेश्चन आएगा। देख लेना 23 मई को मिलेंगे अब आपके साथ। चलिए अपने काम की ओर। फोर्थ नंबर क्वेश्चंस क्या है, सब्सक्रिप्शन से क्वेश्चन है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन। बहुत ही आसान क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन। यहां पर सब्सक्रिप्शन में क्या है, आपका जो
आपको बनाना है 20-21 में बनाना है। प्रीवियस ईयर है गया 19-20 और आगे वाला एडवांस ईयर हो गया 21-22। ये एडवांस ईयर हो गया, ये प्रीवियस ईयर हो गया, ये करेंट ईयर हो गया, ये नेक्स्ट ईयर हो गया। ऐसे लेकर चलिएगा तो आपका ये कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शंस निकल जाएगा। थोड़ा क्वेश्चंस को पढ़ लीजिए। सब्सक्रिप्शंस मिल रहा है 3 लाख, कब मिल रहा है? 31 मार्च 2021 को। सब्सक्रिप्शंस एरियर था, एरियर मतलब आउटस्टैंडिंग था 1 अप्रैल 2020 को 16,000। 1 अप्रैल 2020 को आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या है? आउटस्टैंडिंग एट द एंड, ठीक है, सॉरी, आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग। हाँ, ड्यूरिंग द ईयर 2020-21 यहाँ पर 10 मेंबर मेड पार्शियल पेमेंट ऑफ 26,000 पेमेंट किया है टुवर्ड सब्सक्रिप्शन। 8 मेंबर फेल टू पे द सब्सक्रिप्शन अमाउंट। अब सब्सक्रिप्शन अमाउंट कितना है? 3,000 सब्सक्रिप्शन अमाउंट है, ठीक है। तो यहाँ पर सब्सक्रिप्शन अकाउंट फेल कर गया है, मतलब कितना अमाउंट फेल किया? 8 मेंबर इंटू 3,000, ये हो गया 24,000। और यहाँ पर 5 मेंबर फेल टू पे द सब्सक्रिप्शन अमाउंट फॉर द ईयर 21-22, तो यहाँ पर 5 इंटू 3,000 15,000, ठीक है। तो चलिए सॉल्यूशंस हम करके रखे हैं, उसको थोड़ा सा देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर 2021। सब्सक्रिप्शन मिल गया था 3 लाख का, 3 लाख का सब्सक्रिप्शन मिला था कि नहीं मिला था? मिला था सर। अब हमारा यहाँ पर जो 16,000 का था, यहाँ पर मैंने बिगिनिंग लिखा आउटस्टैंडिंग एट द एंड, आउटस्टैंडिंग एट द एंड। ये आपका जो सब्सक्रिप्शन इन द ईयर 1 अप्रैल 2020 जो है अमाउंट 16,000, ये आपका आउटस्टैंडिंग एट द एंड है, ठीक है। आउटस्टैंडिंग एट द एंड मतलब आपका एक मिनट बताओ, आप एंड किसको मान रहे हो? आउटस्टैंडिंग का एंड किसको मान रहे हो? तो 1 अप्रैल 2020 को ये कह सकते हैं कि 31 मार्च 2020। 31 मार्च 2020 मतलब 19-20 असेसमेंट ईयर का लास्ट एंड पीरियड है, वहां पर आपका 16,000 आ रहा है। ये थोड़ा फॉर्मेट को ध्यान से आप देख लो यार, इस फॉर्मेट को याद रखना, ध्यान से सुन लेना, समझ लेना कि आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऐड होता है, एडवांस एट द बिगिनिंग ऐड होता है। काम आएगा क्योंकि सब्सक्रिप्शन से मान लो क्वेश्चंस आता है, जनरली आता ही है, तो बहुत काम आएगा, इसलिए ध्यान से सुन लो। आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऐड होता है, एडवांस एट द बिगिनिंग ऐड होता है, आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग लेस होता है, एडवांस एट द एंड लेस होता है। ये 4 चीज को याद रखो, सब्सक्रिप्शन अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन बन जाएगा। हाँ, अब पकड़ने आना चाहिए कि एंड और बिगिनिंग कैसे होगा, बस यही आपके अंदर काबिलियत होना चाहिए, जंग आप जीत जाओगे। फिर से सुनो, आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऐड होता है, एडवांस एट द बिगिनिंग ऐड होता है, आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग लेस होता है, एडवांस एट द एंड लेस होता है। चलिए अब हमारे पास क्वेश्चंस क्या है? तो 2020-2021 में 10 मेंबर मेड टू फेल पेमेंट ऑफ 26,000। तो 26,000 का क्या ट्रीटमेंट किए हैं सर? तो 26,000 का ट्रीटमेंट, एक मिनट, हाँ, 10 आदमी फेल कर गया सब्सक्रिप्शंस देने का, 26,000 दिया ही नहीं, तो आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग हो गया। ये क्या हो गया? आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग हो गया। आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग मतलब ड्यूरिंग द ईयर 2021। एक मिनट, फिर से इसको देख लो। ड्यूरिंग द ईयर 2021 मतलब बिगिनिंग हो रहा है, करेंट ईयर का बिगिनिंग हो रहा है। यहां पर क्या हुआ? 10 मेंबर मेड पार्शियल पेमेंट ऑफ 26,000 टुवर्ड सब्सक्रिप्शन। मतलब कितना आदमी होने, 10 मेंबर है, 10 मेंबर का सब्सक्रिप्शन कितना होता है? 30,000। लोग कितना ही दिया? 26,000 दिया, मतलब और कितना देना चाहिए था? 4,000। यह आपको नहीं मिला, तो इसका ट्रीटमेंट क्या किया है सर आप? 4,000 आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग हुआ, 4,000 को माइनस कर दिया, क्योंकि आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग लेस होता है। 4,000 कहां से आया? समझ में आया? ठीक है, समझ में आ गया। फिर उसके बाद 8 मेंबर फेल टू पे द सब्सक्रिप्शन अमाउंट। 8 मेंबर फेल टू पे सब्सक्रिप्शन अमाउंट मतलब 8 मेंबर हो गया, कितना सब्सक्रिप्शन फी है? 3,000, मतलब 24,000 फेल कर गया पे करने के लिए। तो 24,000 फेल कर गया पे करने के लिए, तो ये भी आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग में आ गया, 24,000 लेस हो गया। फिर चलिए, फिर उसके बाद क्या हो गया? 5 मेंबर पेड द सब्सक्रिप्शन अमाउंट फॉर द 21-22। 21-22 मतलब नेक्स्ट ईयर के लिए सब्सक्रिप्शन पहले ही दे दिया, तो एडवांस वाला बात हो गया। तो 5 मेंबर और 3,000 सब्सक्रिप्शन है, मतलब 15,000। तो 15,000 हुआ, तो ये क्या हो गया आपका? ऊपर चला गया क्योंकि एडवांस एट द बिगिनिंग हो गया।
नेक्स्ट ईयर को दे रहा है तो एडवांस एट द बिगनिंग हो गया, तो 15,000 यहाँ पर हो गया, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक मिनट, हाँ, और यहाँ पर क्या है, ड्यूरिंग द ईयर 19-19-20 मतलब प्रीवियस ईयर बात कर रहा है, 12 मेंबर पेड द सब्सक्रिप्शन फॉर द 20-21, मतलब 12 मेंबर सब्सक्रिप्शन फी कितना है 3,000, मतलब 36,000 पेड कर दिया सब्सक्रिप्शन फॉर द 20-21। तो 20-21 में पेड कर रहा है, मतलब ये क्या हो गया, एडवांस एट द एंड हो गया, एडवांस कर रहा है एंड के लिए, मतलब 20-21 के लिए कर रहा है, एडवांस एट द एंड हो गया, तो एडवांस एट द एंड हो गया, तो एडवांस एट द एंड माइनस होता है 36,000। तो यहाँ पर क्या हो गया, 3 लाख हो गया, 3 लाख में 16,000 15,000 जुटा, 16,000 15,000 को ऐड करेंगे तो 31,000 आ जाएगा, 3 लाख प्लस 31,000, 3 लाख 31,000, फिर यहाँ पर जितने भी माइनस उसको ऐड कर दीजिए, 4,000 24,000 36,000 64,000, 3 लाख 31,000 माइनस 64,000, तो आपका आंसर आ जाएगा 2,67,000, मतलब अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर क्या है, 2,67,000, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप ये सॉल्यूशंस को देखिए ध्यान से, सीबीएसई के सॉल्यूशंस को ज़्यादा मतलब गौर से देखने की चीज़ नहीं है, क्योंकि कंफ्यूजन हो जाएगा। यही 4 चीज़ याद रखें, और स्टैंडिंग एट द एंड ऐड, एडवांस एट द बिगिनिंग ऐड, और स्टैंडिंग एट द बिगिनिंग लेस, एडवांस एट द एंड लेस। सब्सक्रिप्शन से क्वेश्चन आता है, इसीलिए ध्यान रखिएगा। तो देखिए एनपीओ से क्वेश्चन कितना हो गया, मटेरियल कंज्यूम से क्वेश्चन हो गया, सब्सक्रिप्शन से क्वेश्चन हो गया, मतलब एनपीओ से अच्छा खासा क्वेश्चन आता है। चलिए 4 क्वेश्चंस हो गया, 4 क्वेश्चन में और है, और को सॉल्व करते हैं, और ये भी आपका एनपीओ से ही है, ठीक है। तो और में ये आपका एनपीओ से क्या कर रहा है, फॉर्म द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज गिवन बाय द एल्केम मेडिकल कॉलेज लाइब्रेरी डिपार्टमेंट फॉर द ईयर 2021। इसमें आपको दे रहा है पर्टिकुलर्स बुक एंड जर्नल फंड 1 अप्रैल 2020 को है 4,50,000, 7% ऑफ बुक एंड जर्नल फंड इन्वेस्टमेंट एज ऑन 1 अप्रैल 2020 4 लाख, इंटरेस्ट ऑन बुक एंड जर्नल फंड इन्वेस्टमेंट 13,000, डोनेशन फॉर बुक्स एंड जर्नल 20,000, बुक परचेज 70,000, जनरल फंड 1/4/2020 को है 10 लाख। यहां पर क्या करना है ना, आपको एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट बनाना है। एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट मतलब क्या होता है, वैसा बैलेंस शीट जो कंप्लीट नहीं है। अब एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट क्या बनेगा, तो जैसे जनरल फंड, अब बुक एंड जनरल फंड 1 अप्रैल 2020 को ये भी आया, 1 अप्रैल 2020 को दोनों आया, तो 10 लाख प्लस 4,50,000 दोनों का ऐड कर देंगे। तो चलिए सीबीएसई के भी सॉल्यूशंस बहुत अच्छे तरीके से इसमें दिया गया है, तो हम इसको इस माध्यम से समझाते हैं। देखिए एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट है, ये 4 का और है। एक्सट्रैक्ट बैलेंस जनरल फंड 1 अप्रैल 2020 में था 10 लाख, और बुक एंड जर्नल फंड 1 अप्रैल 2020 को था 4,50,000। बुक एंड जर्नल फंड इसलिए ऐड हुआ क्योंकि वहां पर फंड दिया हुआ था, बुक एंड जर्नल फंड। एक मिनट, बुक परचेज 70,000, बुक एंड जर्नल फंड 70,000, ऐड बुक एंड जर्नल फंड 70,000, तो यहाँ पर हो गया 10,70,000। बुक एंड जर्नल फंड था 4,50,000, डोनेशन बुक एंड जर्नल फंड को मिला है कितना 20,000, डोनेशन कितना मिला है बुक एंड जर्नल को 20,000। अब बुक एंड जर्नल वाला को देखिए, इंटरेस्ट ऑन बुक एंड जर्नल फंड को कितना मिला 13,000, इस सब को जोड़ देंगे, और इंटरेस्ट कितना मिला है, इंटरेस्ट एक्रूड हुआ है 4 लाख, तो इंटरेस्ट एक्रूड 4 लाख हुआ था, 4 लाख का 7% निकाल देंगे। तो यहाँ पर क्या हो गया 4,50,000 आपका क्या हो गया बुक एंड जनरल फंड, उसमें डोनेशन हो गया 20,000, उसमें इन्वेस्टमेंट हो गया 13,000, 13,000 है ना इन्वेस्टमेंट, हाँ 13,000 20,000, ठीक है। अब यहाँ दिमाग में आएगा 15,000 कहाँ से आया सर, तो टोटल इंटरेस्ट जो एक्रू हुआ है वो कितना हुआ है, आप देखो यहाँ पर 7% है ना, कितना 4 लाख का, तो 4 लाख का 7% निकालिए ना, 4 लाख का 60% हो जाएगा 28,000, कितना हो जाएगा 28,000। आप यहाँ पर टोटल 28,000 लिख दीजिए, उसके बाद जितना गैप आएगा, मतलब यहाँ पर आपका 28,000 है और 13,000 इन्वेस्टमेंट था, तो शेष बचा, मतलब रेस्ट बैलेंस बचा 15,000, तो 15,000 आपका एक्रूड इंटरेस्ट आ जाएगा। नहीं समझे, एक मिनट, बुक एंड जर्नल फंड 4,50,000 था,
डोनेशन से आया 20,000, देखो डोनेशन से आया 20,000, चलो फिर आओ, फिर इंटरेस्ट ऑन बुक एंड जनरल फंड 13,000 है, चलो देखो इंटरेस्ट ऑन बुक एंड जनरल फंड 13,000 यहाँ आ गया। अब यहाँ पर 7% बुक एंड जनरल फंड का 7% इंटरेस्ट के हिसाब से 28,000 हो रहा है, तो ये 28,000 आप यहाँ पर लिख दिए टोटल। अब 28,000, 13,000 तो इन्वेस्टमेंट है, 28,000 पूरा एक्रूड इंटरेस्ट है, तो उसका डिफरेंस कितना हुआ 15,000 एक्रूड इंटरेस्ट होगा। बुक परचेज हुआ है 70,000 का, बुक परचेज हुआ है 70,000 का, 70,000 का बुक परचेज हुआ है, तो यहाँ पर बुक परचेज लेस करेंगे तो पूरा टोटल यहाँ पर आ जाएगा 4,28,000। ये फंड बेस्ड क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है, फंड बेस्ड क्वेश्चन है, फंड बेस्ड क्वेश्चन ही पूछ लिया, मतलब यहाँ पर सैंपल पेपर के अनुसार यहाँ पर फंड बेस्ड क्वेश्चन पूछ दिया, सब्सक्रिप्शन से क्वेश्चन पूछ दिया, मटेरियल कंज्यूम से क्वेश्चन पूछ दिया, तो हो सकता है कि तीनों में से कोई एक क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी शायद पूछेगा, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट से भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो ठीक है एक बार हम लोग कवर कर लेते हैं पूरा क्वेश्चन, तब मोटा मोटी अंतिम में एनालिसिस दे देंगे। अब इधर क्या लिखा हुआ है सर, यहाँ पर एसेट्स कॉलम है, तो जाहिर सी बात है जितना इन्वेस्टमेंट है सब आ जाएगा। 7% बुक इन्वेस्टमेंट कितना था, 4 लाख का था। एक्रूड इंटरेस्ट इज द पार्ट ऑफ एसेट्स, तो एक्रूड इंटरेस्ट ऑन द बुक ऑफ जर्नल था 15,000, देखो ये जो 15,000 हुआ है ये यहाँ पर आ जाएगा। अब बुक परचेज हुआ है, बुक परचेज हुआ है 70,000 का, बुक परचेज इज एसेट, तो 70,000 यहाँ लिखा जाएगा, ठीक है। ये आपका हो गया स्टैक बैलेंस शीट। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 डेथ से, रिटायरमेंट हो गया, डेथ से भी क्वेश्चन आपको यहाँ कैलकुलेट करना है। हरित शेयर इन प्रॉफिट, हरित शेयर इन प्रॉफिट, तो हरिहर, हेमंग, हरित वेयर पार्टनर वेयर जिसका कैपिटल है 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख, दे शेयर्ड प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ फिक्स कैपिटल। हरित रिटायर्ड हो जा रहा है कब, 31 मई 2020 को, 31 मई को डेट कर जा रहा है, और बुक क्लोज कब हो रहा है 31 मार्च को। According to the partnership deed, Harit representative will be entitled to get share in the interim profit of the firm on the basis of book of sales। देखो डेथ में प्रॉफिट जो हम बांटते हैं वो दो तरीके से बांटते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट, ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट, और दूसरा तरीका होता है ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स। यहाँ क्वेश्चन इस बेसिस से पूछा है, सेल्स से, तो हो सकता है कि आपके एग्जाम में डेथ से क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट है, हाँ हो सकता है कि यही क्वेश्चन रिपीट हो जाए, हाँ तो सब के लिए तैयार हो जाओ। हो सकता है कि यही क्वेश्चन रिपीट कर दे, या हो सकता है कि यही मेथड रिपीट कर दे, मतलब डेथ से क्वेश्चन पूछे ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स पूछ दे, या हो सकता है कि आपको डेथ से क्वेश्चन पूछे ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट पूछ दे। तो हम हैं तैयार जंग लड़ने के लिए, तो सारे रूप से तैयार करेंगे। कैलकुलेटिव पेपर रहेगा, टफ नहीं रहेगा भैया, ये तो बात है। तो यहां पर हरित का शेयर ऑफ प्रॉफिट कैसे निकालेंगे सर, तो सेल्स एंड प्रॉफिट 19-20 में जो हुआ, सेल्स कितना हुआ 8 लाख और प्रॉफिट हुआ 2,40,000, एंड सेल्स फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मई, मतलब 1 अप्रैल से सेशन स्टार्ट हुआ और 31 मई जब कौन डेथ किया, हरित डेथ किया, तब जाकर के सेल्स हुआ था 1,50,000। तो अब हम पहले यहां पर क्या करेंगे, एक परसेंटेज निकालेंगे। परसेंटेज क्या निकालेंगे, सेल्स परसेंटेज। तो यहां पर क्या होगा, प्रॉफिट कितना है 2,40,000, 2,40,000 डिवाइडेड बाई 8 लाख, 2,40,000 डिवाइडेड बाई 1 लाख। यहाँ पर जो हम परसेंटेज निकालेंगे तो हमारे पास जो ओवरऑल परसेंटेज यहाँ पर जो आएगा, एक मिनट, यहाँ पर 30% आएगा। क्या आएगा, 30% ओवरऑल हमारा क्या आएगा, एक परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट आएगा, ठीक है। मतलब 2,40,000 जो नॉर्मल प्रॉफिट था उससे हम डिवाइड कर दिए सेल्स को 8 लाख को, तो हमारा एक 30% ऑन प्रॉफिट आ गया। अब हमारा जो 1 अप्रैल से 31 मई में कितना सेल हुआ है, 1,50,000, 1,50,000 का 30% निकालेंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, एक मोटा मोटी प्रॉफिट निकल जाएगा। तो 30% अगर हम 1,50,000 का करते हैं तो हमारा आता है 45,000। अब ये 45,000 हम किसको देंगे, हमको हरित को देना। ये ओवरऑल प्रॉफिट है, ये ओवरऑल प्रॉफिट है, कब से कब तक के लिए, 1 अप्रैल से लेकर 31 मई तक का है, ठीक है, ओवरऑल प्रॉफिट। अब इसको हमको बांटना है, किसके बीच, किसको बांटना, हरित को बांटना। हरित का शेयर कितना है 1/6, तो 45,000 को 1/6 कर देंगे तो हरित को मिलेगा 7,500, 7,500 हरित को 7,500 मिलेगा। हरित जाएगा और एक जर्नल एंट्री बनेगा, प्रॉफिट ऑन लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पर हरित करेंट अकाउंट 7,500, 7,500, ठीक है। इसको थोड़ा सा सॉल्यूशंस भी देख लीजिए।
ठीक है। यहाँ पर 2,40,000 8,00,000 30%, 1,50,000 30% किए 45,000। अब यहाँ पर हरित का शेयर 1/6 था तो 7,500, ठीक है। ठीक है, अब इसको हम जर्नल में दिखाएं तो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट टू हरित करेंट अकाउंट 7,500 7,500 नरेशन। हाँ याद रखिए, जर्नल बनाइएगा तो नरेशन दीजिएगा भैया, स्टेप मार्किंग होता है सीबीएसई में। देखो आधा मार्क्स मिला 30% निकालने का, आधा मार्क्स मिला 45,000 निकालने में, 1 मार्क्स मिला 7,500 निकालने में, और देखो 1 मार्क्स मिला जर्नल बनाने में भी। अगर नरेशन गायब किए तो तुमको यहाँ पर आधा मार्क्स मिलेगा पूरा बनाने के बाद भी। अगर मान लो आप नरेशन नहीं लिखे और आप ये आंसर सही लाए तो आधा मार्क्स उड़ जाएगा, आधा मार्क्स मिलेगा। इसलिए नरेशन जरूर लिखेगा, आपको नरेशन लिखना सिखाए हैं तो ये चीज़ नहीं भूलिएगा। अभी से बेसिक चीज़ है। चलिए, वेदेश लिमिटेड, यहाँ पर क्वेश्चन किससे है भैया? ये क्वेश्चन है आपका डिवेंचर से। किससे है? कंपनी डिवेंचर्स, अकाउंटिंग फॉर डिवेंचर्स है। चलिए ठीक है, मतलब रिटायरमेंट से क्वेश्चन हो गया, डेथ से क्वेश्चन हो गया, एनपीओ से तो भर भर के क्वेश्चन हुआ। अब अकाउंटिंग फॉर एक कंपनी में है, कंपनी में आपका टर्म 2 में क्या है? अकाउंटिंग फॉर डिवेंचर, तो डिवेंचर से क्वेश्चन है। अब डिवेंचर में क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन है आपका कंसिडरेशन अदर देन कैश का क्वेश्चन है। डिवेंचर में है कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो अगर आप देखना चाहते हैं तो अकेडमी में जाकर के अकाउंटेंसी टर्म 2 में जाकर के देख लीजिए, अदर देन कैश का बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझाएं। अगर वो वीडियोस देख लीजिएगा तो क्वेश्चन में दम ही नहीं है। अगर हमारे एक काम करो ना, जो जो क्वेश्चन जिस टॉपिक से आया आप उस टॉपिक का मेरे वीडियोस देख लो, उसके बाद आकर के सॉल्व करो, एक बार में बन जाएगा। क्वेश्चन में कोई दम ही नहीं है, कोई लेवल ही नहीं है, कोई औकात ही नहीं है। अब यहां पर क्या है ना कि विदेश लिमिटेड परचेज रनिंग बिजनेस ऑफ विभू, विदेश ने विभू के एंटरप्राइजेस के बिजनेस को खरीदा, 12 लाख पे खरीद लिया। विदेश पेमेंट कर रहा है 6,000 प्रोमोजरी नोट, सॉरी 60,000 प्रोमोजरी नोट बना के, 1,90,000 बैंक बना करके, अब बैलेंस पैसा दे रहा 8% डिवेंचर ऑफ 100 ईच एट द डिस्काउंट ऑफ 5%। अब यहां पर क्या है कि फिक्स एसेट जो विदेश, जो विभू का जो बिजनेस विदेश खरीदा, वो फिक्स एसेट का वैल्यूएशन था 17,30,000 और ट्रेड पेबल था 3,20,000। तो फिक्स एसेट कितना का? फिक्स एसेट डेबिट कितना का? 17,30,000। टू ट्रेड पेबल कितना हुआ? टू ट्रेड पेबल जिसमें से 3,20,000 दिए। टू वेंडर को कितना यहाँ पर मिलना है? 12 लाख। ठीक है, तो 12,00,000 लिखा गया, गलत बात। यहाँ क्या जाएगा? 12 लाख। तो कितना हो गया? 12 लाख प्लस 3,20,000 ना। हाँ, 12 3 15 5,20,000। रेस्ट अमाउंट जो यहाँ पर नीचे अगर बैलेंसिंग फिगर निकलेगा तो वो कैपिटल रिजर्व के नाम से निकलेगा, आपको बताया हुआ है। नीचे जो बैलेंसिंग फिगर मिलेगा वो कैपिटल रिजर्व के नाम से मिलेगा। अगर ऊपर बैलेंस मतलब रिमेनिंग बैलेंस मिलता है तो वो गुडविल के नाम से मिलता है। ठीक है, इसको देख लीजिए एक बार। तो फिक्स एसेट कितना? 17,30,000। ट्रेड पेबल है 3 लाख का। विभू एंटरप्राइजेस, यहाँ पर हमने वेंडर लिख दिया था, वेंडर भी लिख सकते हो। वेंडर को हम कितना पेमेंट दे रहे हैं? वेंडर बढ़िया से लिख देते हैं, वेंडर। तो वेंडर है 12 लाख और कैपिटल रिजर्व में शेष बैलेंस बचा है, रेस्ट बैलेंस बना है 2,10,000। ठीक है, फिर उसके बाद ट्रीटमेंट ये करना है कि विभू एंटरप्राइजेस जो 12 लाख का ट्रीटमेंट हुआ, वो 12 लाख आया कहां से? आखिर विभू एंटरप्राइजेस को हम 12 लाख दिए तो 12 लाख आया कहां से? तो आप देखो 12 लाख कहां से आया? 60,000 कहां से दिए थे? प्रोमोजरी नोट से। 1,90,000 कहां से थे? बैंक ड्राफ्ट में। रिमेनिंग बैलेंस कहां दिए थे? डिवेंचर से। वही चीजों को यहां मेंशन करना है। तो 60,000 कहां से दिए? बिल्स पेबल से। 1,90,000 बैंक से और 8% डिवेंचर। लेकिन डिवेंचर में वहां लिखा हुआ है, सिर्फ लिखा हुआ था 8% डिवेंचर 100 ईच। तो याद करिए, हमने जब भी बोला कि डिवेंचर आपको कैलकुलेट करना है तो आपको सबसे पहले नंबर और डिवेंचर जरूर निकाल देना है। अब डिवेंचर के अगर क्लासेस किए होंगे तो आपको सबसे पहले बोले नंबर और डिवेंचर जरूर निकाल देना है। तो कितना का वैल्यूएशंस था? देखो नंबर और डिवेंचर्स यहाँ पर लिखा हुआ है, कितना वैल्यूएशंस था? तो सर वैल्यूएशंस 10 लाख था, आपको यहाँ बता दूं वैल्यूएशंस 10 लाख का था। 50,000 आपको डिस्काउंट में दिया गया डिवेंचर का। तो आपका डिवेंचर का वैल्यू बोला 9,50,000 और फेस वैल्यू 95 है। 95 फेस वैल्यू क्या है कि 5% डिस्काउंट लेकर के चल रहा है। तो 100 में से 5 माइनस करोगे तो 95 आ जाएगा। तो 9,50,000 डिवाइडेड बाई 9,50,000
डिवाइडेड बाई 95, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 10,000 नंबर ऑफ डिवेंचर। 10,000 नंबर ऑफ डिवेंचर इंटू 100 तो कितना हो जाएगा 10 लाख। तो यहीं पर 8% ऑफ डिवेंचर 10 लाख हो गया। और यहाँ पर डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर 5% डिस्काउंट रखे थे ना, ये 50,000 कहाँ से आया, तो 10 लाख का 5% निकाल लो 50,000, ठीक है। तो 10 लाख का 5% 50,000 यहाँ पर आ गया। तो 12 लाख कहाँ से आया, तो 60,000, 1,90,000, 8% डिवेंचर 100 फेस वैल्यू पर था, तो 100 फेस वैल्यू पर था, तो सबसे पहले हमको नंबर ऑफ डिवेंचर निकालना था। तो सीधा सा बात है कि यहाँ पर हमने क्या देखा, हमने देखा कि 100 फेस वैल्यू पर है, 8% डिवेंचर है, 100 फेस वैल्यू है। तो हम यहाँ पर देखें कि यहाँ पर हमने क्या देखा कि 100 फेस वैल्यू लेकिन 5% डिस्काउंट है, मतलब आपका फेस वैल्यू 95 हो गया, फेस वैल्यू 95 हो गया। और ओवरऑल जो आपका पेड अमाउंट है 9,50,000 हो गया। क्या हो गया कि 10 लाख में से 50,000 डिस्काउंट हो गया, तो एक तरह से 9,50,000 हो गया। 9,50,000 को डिवाइड किया 95 से, तो यहाँ पर 10,000 नंबर और डिवेंचर आ गया, और 10,000 नंबर और डिवेंचर इंटू 100 किए तो 10 लाख आ गए। यही 10 लाख लिखे, और यहाँ पर डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर हम डेबिट लिखते हैं, तो यहाँ पर 10 लाख का 5% 50,000, ये आपका हो गया खत्म। 6 में ऑप्शनल क्वेश्चन है, ऑप्शनल पर ध्यान रखिएगा, जो अच्छा लगे इजी लगे आपको वही बनाइए, ठीक है। ये आपका ये भी क्वेश्चन अच्छा है, ये क्वेश्चन है आपका कोलेटरल सिक्योरिटी से, डिवेंचर का एक टॉपिक है कोलेटरल सिक्योरिटी, इसका भी वीडियोस बनाया है, इसको भी अगर आप देख लेंगे तो 1 सेकंड में बन जाएगा, विश्वास मानो। आप वीडियो देख के आओ, देखो ये 1 सेकंड में बन गया नहीं बन गया। यहाँ पर क्या है कि यूथ लोन लिया है 15 लाख का SBI से, लोन लेगा तो कुछ सिक्योरिटी जमा करता है, एक प्रिंसिपल सिक्योरिटी होता है जिसको प्राइमरी सिक्योरिटी कहते हैं, जो 10,000 है, 11% डिवेंचर ऑफ 100 ईच एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी दिया है। तो आपको यहाँ प्रिपेयर करना है जर्नल एंट्रीज फॉर द अबाउट ट्रांजेक्शन इफ द कंपनी डिसाइडेड टू रिकॉर्ड इशू ऑफ 11% डिवेंचर एज द कोलेटरल सिक्योरिटी। कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पर सबसे पहले जर्नल लिखिए, आप लोन लिए तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट 15 लाख, और आपके 10 लाख है, क्या है 10 लाख है यहाँ पर 10,000 100 ईच, मतलब हो गया 10,000, अभी देखें ना 10,000 इंटू 100 ईच मतलब 10 लाख। 10 लाख का कोलेटरल सिक्योरिटी है, तो 10 लाख का कोलेटरल सिक्योरिटी है, तो यहाँ पर एंट्री होगा डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 11% डिवेंचर अकाउंट। 11% नाम होता है, अगर आप परसेंटेज इंटरेस्ट निकालिएगा तो यही रेट भी लगाया जाता है डिवेंचर पर। तो डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 11% डिवेंचर अकाउंट 10 लाख, ठीक है। इसको बनाने के साथ साथ आपको यहाँ पर एक बैलेंस शीट भी बनाना है, जो कि इससे भी बहुत नॉर्मल और बहुत आसान है। क्या ये बनाना है आपको, नोट टू अकाउंट, ठीक है। लॉन्ग टर्म बोरिंग तो आपको पता है 15 लाख लिया है लोन। अब यहाँ पर क्या है, ये जरूर बनाइएगा नोट टू अकाउंट। यहाँ पर आपको ज़्यादा तिकड़मबाजी नहीं करना है, यहाँ पर लॉन्ग टर्म बोरिंग लिख दीजिएगा, फिर उसके बाद लिखिएगा सिक्योर्ड लोन फ्रॉम SBI, लोन कितना मिला 15 लाख का, और क्या कीजिएगा कोलेटरल सिक्योरिटी कितना का है, तो 10,000 ऊपर में है ना, था सेम उतार दीजिए, ये है ना 10,000, कहाँ गया क्वेश्चंस में था ना 10,000 11% और डिवेंचर ऑफ 100 ईच, कोलेटरल सिक्योरिटी, इसको सीधा उतार दीजिए। 10,000 इंटू 11% ऑफ कोलेटरल सिक्योरिटी यहाँ पर उतार दिए तो 10 लाख हो जाएगा। उसी को माइनस कर दिए क्योंकि डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट माइनस कर दिएगा 10 लाख, तो यहाँ पर वैल्यू नील हो जाएगा, 15 लाख टोटल में आ जाएगा, मतलब 15 लाख नील, 15 लाख यहाँ पर तो डिपॉजिट एज कोलेटरल सिक्योरिटी। ये हर में ऐसा ही होता है, जो कोलेटरल सिक्योरिटी के रूप में डिपॉजिट करते हैं ना, उसको हम लोग क्या करते हैं, लिख देते हैं, फिर माइनस उतना ही अमाउंट कर देते हैं, तो वैल्यू नील हो जाता है, और ऊपर 15 लाख है, वही 15 लाख आ जाता है। इसका एक दो छोटा बहुत अच्छा क्वेश्चन करवाएं, आप जा करके देख लीजिए एक बार कोलेटरल सिक्योरिटी वाला वीडियो। अकेडमी में अकाउंटेंसी टर्म 2 में जाइएगा और वो आपको मिलेगा, कोलेटरल सिक्योरिटी देख लीजिएगा, पार्ट 3 या 3 वीडियो में मिलेगा, 3 या 4 वीडियो में मिलेगा, ठीक है। वहाँ पर हम चीज़ों को समझाए भी हैं और क्वेश्चंस भी कुछ करवाएं, तो वहाँ पर जरूर जाकर एक बार देख लीजिए, तो ये तुरंत आपको समझ में आ जाएगा फटाक से, अगर समझना चाहते हैं तो। खैर यहाँ पर अगर आपको समझ में आ गया तो अच्छी बात है। तो ये जर्नल एंट्री हो गया, डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट 10 लाख टू 11% डिवेंचर अकाउंट 10 लाख। यही जर्नल एंट्री को हम यहाँ पर तोड़ के लिखे हैं, 11% डिवेंचर और 10 लाख माइनस लेस डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट 10 लाख। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या है सर, 7 नंबर क्वेश्चन किस पर है सर,
या रियलाइजेशन अकाउंट है मतलब डिसोल्यूशन से है, मतलब सारा चैप्टर टच कर लिया है। वही ना बोले डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म्स है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म्स है। क्या है सर? माधव, मधुसूदन, मुकेश, कुछ नहीं दिया हुआ है तो ये तो इक्वली प्रॉफिट शेयर कर रहे होंगे, इक्वली। कुछ नहीं दिया हुआ है तो क्या है, इक्वली प्रॉफिट शेयर कर रहे होंगे। दे डिसाइड टू डिसॉल्व फ्रॉम 31 मार्च 2021 को पास नेसेसरी जनरेटेड फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन आफ्टर वेरियस एसेट्स अदर देन कैश। थर्ड पार्टी लायबिलिटी हैज बीन ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। थर्ड पार्टी लायबिलिटी हैज बीन ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब एक एक क्या करें ना, रियलाइजेशन से अकाउंट बनाना है, वो भी आपका जर्नल एंट्रीज बनाना है। क्या बनाना है? जर्नल एंट्रीज। तो एक एक पॉइंट को आप जर्नल एंट्रीज में डालते चले जाइए। पहला क्या है? ओल्ड मशीन फुल्ली राइट ऑफ एंड सोल्ड 42,000 रुपये, वाइल अ पेमेंट ऑफ 6,000 इज मेड टू द बैंक फॉर डिस्काउंटिंग बीइंग डिसऑनर्ड। तो ये दोनों जर्नल एंट्री एक साथ लिखा हुआ है तो दोनों का अलग अलग बनेगा जर्नल। पहले आप बना लो ओल्ड मशीन फुल्ली सोल्ड हुआ है 42,000 में, तो उसका जर्नल क्या बनेगा? उसका जर्नल बनेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। देखो यहाँ पर नरेशन दिया हुआ है 42,000। अब दूसरा में क्या था कि 6,000 का जो बिल डिस्काउंट हुआ था वो डिसऑनर्ड हो गया, तो डिस्काउंट डिसऑनर्ड हो गया तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट इसलिए हुआ कि रियलाइजेशन अकाउंट जब भी डेबिट होगा तो ये एक्सपेंस शो करता है। रियलाइजेशन अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट। बताए तो सब बताए ना, रियलाइजेशन अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट, और नॉमिनल अकाउंट जब भी डेबिट होगा एक्सपेंसेस होगा, डेबिट एक्सपेंसेस, क्रेडिट इनकम। तो अकाउंट्स के सॉल्यूशन हो रहे हैं बच्चे, तो वीडियो थोड़ा सा लंबा तो होगा ही क्योंकि सॉल्यूशंस इसमें लंबे जाते हैं। तो ये डेट में हो गया। चलिए अब अगला क्या है? मधुसूदन एक्सेप्ट अनरिकॉर्डेड एसेट्स ऑफ 80,000 एट 75,000 एंड द बैलेंस थ्रू चेक अगेंस्ट द पेमेंट ऑफ हिज लोन टू द फॉर्म 1 लाख। क्या है? मधुसूदन एक्सेप्ट एंड अनरिकॉर्डेड एसेट्स ऑफ 80,000 एट 75,000, 80,000 का 75,000 में, और बैलेंस जो हुआ है थ्रू चेक हुआ है अगेंस्ट द पेमेंट ऑफ द लोन 1 लाख। 1 लाख का लोन का पेमेंट 75,000 हुआ है और बाकी रेस्ट चेक से हुआ, मतलब बैलेंस 25,000, 75,000 यहाँ पर और 25,000 यहाँ पर। ठीक है, तो सही बात है। 1 लाख का लोन है, 75,000 रियलाइजेशन, 25,000 रेस्ट चेक से हुआ, चेक मतलब बैंक से हुआ। चलिए सेकेंड का काम हो गया। थर्ड निकालिए। स्टॉक ऑफ बुक वैल्यू ऑफ 30,000 वॉज टेकन बाई माधव, मधुसूदन एंड मुकुंद टू देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो 30,000 प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है तो 10,000 10,000 10,000 क्योंकि इक्वली है तो 10,000 में बढ़ जाएगा। यस 10,000 10,000 10,000 30,000 इक्वली बढ़ जाएगा, मतलब इक्वली वहाँ से चला जाएगा। स्टॉक ऑफ बुक वैल्यू टेकन बाई मतलब सबसे ले लिया गया, तो 10,000 माधव से, 10,000 मधुसूदन से, 10,000 मुकुंद से। द फर्म हैज़ पेड रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 5,000 रियलाइजेशन एक्सपेंसेस लगा है। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस लगा तो एक्सपेंस है तो मुकुंद के कैपिटल से 5,000 लिया जाएगा, मतलब उसके कैपिटल से पैसा लिया जाएगा टू बैंक। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, रियलाइजेशन एक्सपेंस हो गया। फिर नेक्स्ट मतलब ईच एंड एवरी पॉइंट का जर्नल हम बनाते चल गए। 5 देयर वाज अ व्हीकल लोन, 2 लाख का व्हीकल लोन है विच वाज पेड बाय ए सरेंडर ऑफ एसेट्स टू द बैंक एंड एग्री वैल्यू ऑफ 1,40,000। 2 लाख का था लोन जिसमें हम जैसे 2 लाख का लोन दिए हुए थे व्हीकल लोन, आप हमको नहीं चुका, विच वाज पेड बाय सरेंडर ऑफ एसेट टू द बैंक। हुआ कहना है 2 लाख का लोन दिए, व्हीकल लोन दिए, आप उससे क्या लिए? गाड़ी खरीदे, लेकिन आप बैंक को पैसा नहीं लौटाए। ठीक है, तो बैंक क्या किया? आपका गाड़ी को छीन करके लिया है, तो गाड़ी का वैल्यूएशन 1,40,000 था, लोन था 2 लाख का, गाड़ी का वैल्यूएशन 1,40,000 था, तो रेस्ट अमाउंट कितना बचा? 60,000। तो 60,000 एक तरह का लॉस है, तो लॉस को रियलाइज करेंगे। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 60,000। रियलाइजेशन अकाउंट मतलब एक्सपेंस या लॉस। ठीक है, तो ये हो गया आपका काम खत्म। चलिए और में है, ये तो आपका 7 का और है, 2 ऑप्शनल है। तो 7 में आप डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बनाना चाहते थे तो अच्छा, नहीं तो आप यहाँ पर ये कहाँ से क्वेश्चन है? रिटायरमेंट से बनाना चाहते हैं तो ये रिटायरमेंट का क्वेश्चन है। याद रखिएगा हर चैप्टर से क्वेश्चन आएगा, इसलिए हर चैप्टर बढ़िया से देख लीजिए, और हो सकता है कि आप सैम्पल पेपर में भी देख लेंगे तो यहाँ पर भी मोटा मोटी आपको अच्छा खासा रिविजन हो जाएगा। गिन्नी बिन्नी मिनी 5:2:2 रेशियो में बुक शेयर्स कर रहे हैं। बैलेंस शीट देख लीजिए भैया, बैलेंस शीट थोड़ा सा देख लीजिए।
बैलेंस शीट में क्या है भैया, कैश है 1,17,300, डेटर है 38,000, प्रोविजन 2,30,000 का, इन्वेंट्री 1,34,000 का, मशीनरी 1 लाख का, फर्नीचर 1,80,000 का, बिल्डिंग है 5,70,000 का, गुडविल है 63,000। ये बुक गुडविल है, राइट ऑफ होगा ही, ठीक है। सिंडिकेटर है 56,500 का, बुक ओवरड्राफ्ट है, सॉरी बैंक है ओवरड्राफ्ट है 61,500 का, कंपनी रिजर्व्स है 32,000 का, गिन्नी 4,60,000, बिन्नी 3 लाख का, मिनी 2,90,000, 10,90,000। चलिए मैटर क्या है, 31 मार्च 2021 को गिन्नी रिटायर कर रही है। ऑल द पार्टनर एग्रीड टू रिवैल्यूएशंस होगा, जाहिर सी बात रिटायर होगा तो रिवैल्यूएशंस होगा। बैड डेट अमाउंट टू 5,000 है। और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट वर मेंटेन टू 10% ऑन डेटर, 10% ऑन डेटर, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पर बैड डेट्स, एक मिनट, 10% ऑन डेटर्स, तो डेटर कितना है, बैड डेट्स 5,000, एक मिनट, बैड डेट्स कितना है आपका 5,000 माइनस डेटर्ड, ए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट वाज टू मेंटेन एट 10% ऑन डेटर, ठीक है। 10% ऑन डेटर, तो बैड डेट्स और प्रोविजन जो आना है एक मिनट एक मिनट एक मिनट, अच्छा इसको लेट में चेक और चेक कर लेते हैं एक बार, इसका थोड़ा सा समझा देते हैं। अच्छा आगे देख लेते हैं थोड़ा सा, पार्टनर इज सेकंड पॉइंट देखते हैं। पार्टनर हैव डिसाइडेड टू राइट ऑफ ऑन एग्जिस्टिंग गुडविल, एग्जिस्टिंग गुडविल मतलब यही आपका गुडविल, जो बुक गुडविल है उसको राइट ऑफ करना है 63,000, तो 63,000 है तो इसको राइट ऑफ करेंगे। लेकिन ये राइट ऑफ होगा पार्टनर कैपिटल अकाउंट, दो यहाँ अकाउंट बनेगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा, एक पार्टनर कैपिटल अकाउंट, क्वेश्चन में कह रहा है। तो यहाँ पर राइट ऑफ होगा, तो देखिए गुडविल को आप कितना रेशियो रखा है, रेशियो था 5:2, 5:2 रेशियो था। इसी रेशियो में क्या करेंगे हम, यहाँ पर गुडविल को 5:2 के रेशियो में यहाँ पर गुडविल बांट दी है। ईच एंड एवरी स्टेप लेकर के चलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट 54,000 एंड बी एडजस्टेड ऑन द कैपिटल ऑफ द बिनी एंड मिनी के रेशियो में 5:4, मतलब जो गुडविल है ये जो 54,000 है ये आपका सेल्फ जनरेटेड गुडविल है। क्या है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल, ठीक है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल का ट्रीटमेंट क्या है कि केस रिटायरमेंट का है तो जाहिर सी बात है जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है वो पैसा देगा, जैसे बिन्नी और मिन्नी पैसा देगा, टू किसको देगा, गिन्नी को, किस रेशियो में, तो 5:4 में। तो अब यहाँ पर पार्टनर कैपिटल कैसे आएगा, बिन्नी मिन्नी टू गिन्नी, अब देखो बिन्नी मिन्नी टू गिन्नी, तो टू गिन्नी, बिन्नी देगा 18,000, मिन्नी देगा 12,000, टू गिन्नी हो गया। अब इसी को आप यहाँ पर अगर लिखोगे तो क्रॉस होगा ना एंट्री, क्रॉस एंट्री क्या होगा, अब यहाँ पर ये बाई में भी, ये बाई था ये 2 में लिखा गया, अब ये बाई वाला होगा उधर लिखाएगा, तो वहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर बाई बिन्नी आया तो बाई बिन्नी टू गिन्नी 18,000, टू मिन्नी बाई सॉरी बाई मिन्नी टू गिन्नी 18,000, बाई मिन्नी टू गिन्नी 12,000, ठीक है। ये तो हो गया। रिवैल्यूएशंस में हम क्या करते हैं, ओनली एसेट्स एंड लायबिलिटी इंक्रीज डिक्रीज का ट्रीटमेंट करते हैं, एसेट्स एंड लायबिलिटी का इंक्रीज डिक्रीज। तो हम अगर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हम रिवैल्यूएशन का ही फॉर्मेट बना लेते हैं और पार्टनर कैपिटल अकाउंट का ही फॉर्मेट बना लेते हैं, और दोनों का फॉर्मेट बना करके यहाँ पर हम करते हैं सॉल्यूशंस। तो यहाँ पर क्या है, और चीज़ों को देखते हैं। एसेट्स, अब यहाँ पर रिवैल्यूएशन का काम आएगा, एसेट एंड लायबिलिटी वैल्यूड एट, इन्वेंट्री 1,30,000 हुआ है।
और इन्वेंट्री पहले कितना था 1,34,000, 1,34,000, 4,000 से इन्वेंट्री डिक्रीज हुआ है, तो डिक्रीज होगा इन्वेंट्री, तो जितने भी यहाँ पर एसेट्स डिक्रीज होगा, एसेट्स डिक्रीज होगा वो डेबिट साइड आएगा, एसेट जितना इंक्रीज होगा वो क्रेडिट साइड आएगा। लायबिलिटी जितना इंक्रीज होगा डेबिट साइड आएगा, लायबिलिटी जितना डिक्रीज होगा वो आपका क्रेडिट साइड आएगा। ठीक है, अब देखते चलिए यहाँ पर क्या है आपका इन्वेस्टमेंट क्या है, 1,30,000 था, यहाँ पर 4,000 घटा। मैशनरी 82,000 का है और यहाँ मैशनरी कितना है 1,00,000 का, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर मैशनरी बढ़ा है, तो बढ़ा है तो एसेट्स इंक्रीज इस साइड होगा। मैशनरी, एक मिनट, सॉरी घटा है ना, अरे भैया 1,00,000 का पहले मशीन था 22,000 हो गया, तो घटा है, सॉरी घटा है, 18,000 से घटा है, तो देखो मैशनरी अकाउंट इधर आ गया। एसेट डिक्रीज, बार बार डेबिट साइड बोल रहे हैं, एसेट इंक्रीज क्रेडिट साइड, लायबिलिटी इंक्रीज डेबिट साइड, लायबिलिटी डिक्रीज क्रेडिट साइड। फर्नीचर कितना है 1,95,000, पहले फर्नीचर कितना था 1,80,000, मतलब 15,000 से फर्नीचर बढ़ा है, तो 15,000 से फर्नीचर बढ़ा तो देखो बढ़ने साइड में लिखा गया। फिर बिल्डिंग 6 लाख हुआ है, पहले बिल्डिंग कितना था 5,70,000, 30,000 से बिल्डिंग बढ़ा है, तो 30,000 से आपका बिल्डिंग बढ़ा है। इन्वेस्टमेंट 28,000, तो देख लेते हैं नीचे कहीं है इन्वेस्टमेंट 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 इन्वेस्टमेंट, चलो अब हमको अभी कोई नहीं दिख रहा है। यहाँ देखिए लायबिलिटी है 23,000 जो वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम है, तो वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम को भी हम क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देते हैं, तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में देखने को मिलेगा आपको। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आपको बांट दिए हैं 5-2-2 में। ये 5-2-2 कैसे आया सर, तो उसको समझ लेते हैं। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, हाँ इसको कैसे समझे कंपनसेशन रिजर्व पहले था 32,000 का और अब है 23,000 का, तो 32,000 32,000 माइनस 23,000 कितना हुआ 9,000। यही 9,000 को हम लोग डिवाइड किए हैं, तो एक जगह 5-2-2 आया, 5,000 2,000 2,000 आया ना आंसर, 5,000 2,000 2,000। ठीक है, और यहाँ पर जितना भी एसेट्स लायबिलिटी प्रोविजन ऑफ डाउटफुल इन्वेंट्रीज 4,000, इन्वेंट्री 4,000, इन्वेंट्री 4,000 से बढ़ा था, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 3,300 का है, 3,300 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट हुआ है भाई, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 10% ऑन डेटर 3,300। एक मिनट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट वी मेंटेन 10% ऑन डेटर, का 10%, 3,800 बैड डेट्स 23,000, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट टू इन्वेस्टमेंट टू गिनी ये 28,000। एक मिनट, और नीचे क्या है लास्ट एक एडजस्टमेंट क्या है, देयर वाज एन अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट इन द शेयर 25,000, इट वाज डिसाइडेड टू पे ऑफ गिनी बाय गिविंग हर अनसिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट इन फुल, गिन्नी को देना, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू गिन्नी 28,000, तो यही 28,000 यहाँ पर नोटेड है, 28,000 यहाँ पर नोटेड है। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर टोटल सारा चीज़ हो गया है। रिवैल्यूएशंस का जो ये आया है आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो प्रॉफिट वाला,
25,000, 10,000, 10,000, तो ये आपका 25,000, 10,000, 10,000 बढ़ गया है। हाँ 25,000, 10,000, 10,000, और बैलेंस जो कैपिटल बैलेंस है, 1 मिनट, कैपिटल बैलेंस 4,60,000, 3,00,000, 2,90,000, तो ये तो बीडी आपका, सॉरी ये तो बीडी आपका यहाँ पर आ गया 4,60,000, 3,00,000, 2,90,000। तो इसको हम टोटल कर देंगे, तो यहाँ पर इस सेगमेंट को अगर टोटल कर देंगे तो आराम से समझिए, ये पूरा इसको टोटल कर देंगे तो 3,02,000, इसको टोटल कर देंगे 3,12,000, इसको टोटल कर देंगे 5,20,000, और यहाँ पर टोटल वही आ जाएगा 3,02,000, 3,12,000, 5,20,000, रिमेनिंग फिगर यहाँ आ जाएगा। और यहाँ पर जो गिनी जा रही है, याद रखना गिनी जा रही है, तो गिनी का लोन अकाउंट बनेगा, क्योंकि गिनी को इतना पैसा किन से चाहिए, फॉर्म से चाहिए, तो बैलेंसिंग फिगर लोन अकाउंट के नाम पर बनेगा। यहाँ पर तो जैसे बिन्नी और मिन्नी का क्या है, तो सीडी बना हुआ था, लेकिन गिन्नी के यहाँ लोन अकाउंट बनेगा 4,57,000 का, ठीक है। चलिए इसी तरह से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 में आपको निकालना है कैलकुलेट द नंबर ऑफ डिवेंचर, पास जर्नल एंट्री टू राइट ऑफ द लॉस ऑन द इशू ऑफ डिवेंचर, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एनुअल फिक्स्ड ऑब्लिगेशन एसोसिएटेड विद डिवेंचर। तो यहाँ पर आपको निकालना है, इतना बड़ा लंबा चौड़ा क्वेश्चन दिया हुआ है फालतू का। यहाँ पर आप ध्यान दो, 52,50,000 ये है आपका। इसका सॉल्यूशंस बहुत अच्छे तरीके से यहाँ किया हुआ है। एक मिनट हाँ 52, पहले यहाँ पर नंबर और डिवेंचर हमको निकालना है, तो 52,000, 52,50,000। अब यहाँ पर क्या है, डायरेक्ट यहाँ पर आओ। आफ्टर डेलिब्रेशन ऑन 1 अप्रैल 2020 द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है डिसाइडेड टू इशू 6% डिवेंचर ऑफ 100 ईच टू द पब्लिक एट द प्रीमियम 5%, रिडेमेबल कर रहा है 110 पर, मतलब 10% पर रिडेमेबल है, 5% पर इशू है। 5% इशू, 10% पर रिडेमेबल। इसका है आप रिडेमेबल ऑफ डिवेंचर देख लेना। आपको यहाँ पर बोल रहे रिडेमेबल और डिवेंचर, जाके टॉपिक देख लेना, रिडेमेबल ऑफ डिवेंचर्स टॉपिक जरूर जाके देख लेना एक बार वीडियोस को, वहाँ पर चीज़ समझ में आ जाएगा। तो 52,50,000 डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू 105, क्योंकि 5% का यहाँ पर क्या था, प्रीमियम था, तो 105 पर ले रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा नंबर ऑफ डिवेंचर 50,000 आ गया, ठीक है। सेकंड में क्वेश्चंस में क्या पूछ रहा है, सेकंड यहाँ पर तो पहला क्वेश्चंस का नंबर ऑफ डिवेंचर पता चल गया। सेकंड में जर्नल एंट्री बोल रहा है, तो जर्नल एंट्री में क्या है, डिवेंचर ऑफ एप्लीकेशन अलॉटमेंट 52,50,000 हो गया। 6% डिवेंचर के नाम पर 50,000 हुआ, क्यों? क्योंकि 50,000 नंबर ऑफ डिवेंचर है, 100 फेस वैल्यू है, तो 50 लाख हो गया। अब 5% क्या है आपका, प्रीमियम है, तो 5% प्रीमियम हो गया, तो 2,50,000 मतलब 50 लाख। एक मिनट, 50 लाख इंटू 5%, 5% होगा तो क्या आएगा, 2,50,000। और प्रीमियम कितना है, प्रीमियम और रिडेम्पशन 10%, तो 50 लाख का 10% 5 लाख। प्रीमियम रिडेम्पशन है, वही लॉस ऑन इशू ऑफ शेयर बनता है, तो 5 लाख यहाँ पर है। तो ये आपका क्या है, इशू ऑफ डिवेंचर 5% प्रीमियम पर, साथ साथ रिडेमेबल ऑफ डिवेंचर 10% पर। तो इसका बहुत अच्छा क्लासेस है, बहुत अच्छा वीडियोस बना कर रखे रिडेम्पशन और डिवेंचर पे, वहां पर आप जाकर देख लीजिए, तो ये चीज़ों को बहुत आसानी से समझ जाइएगा अगर नहीं पता है तो। अब आपको करना है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एनुअल फिक्स ऑब्लिगेशन एसोसिएटेड विद डिवेंचर्स। तो यहाँ पर आपको स्टेटमेंट ऑफ लॉस, प्रॉफिट और लॉस बताना है। तो सिक्योरिटी प्रीमियम रहेगा 2,50,000 का, लॉस ऑन इशू 5 लाख का, तो जाहिर सी बात है कि आपको 2,50,000 का लॉस हो, ठीक है।
5 लाख का आपका लॉस हुआ है, जिसमें से 2,50,000 प्रीमियम है, तो 2.5 लाख का लॉस है और है। तो अरे 5 लाख का लॉस हुआ, 2,50,000 आपको कोई ला के दे दिया, तो अभी अब कितना का लॉस हुआ, बचा 2,50,000 का। प्रिपेयर द लॉस ऑन इशू डिवेंचर अकाउंट, तो प्रिपेयर आपको लॉस एंड डिवेंचर अकाउंट यहाँ पर इशू बना देना है और हो जाएगा। चलिए देखिए 9 नंबर में फिर पूछ दिया है। 9 नंबर में देखो आपको पूछ दिया है क्या, आपको यहाँ प्रिपेयर करना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, एनपीओ फिर पूछ दिया है। एनपीओ से भर भर के सैंपल पेपर में क्वेश्चन है, इसीलिए एनपीओ से मान के चलो भर भर के तो नहीं क्वेश्चन आएगा, लेकिन 1 2 3 क्वेश्चन जरूर रहेंगे। इसमें बहुत आसान है, ये आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से बनाने के लिए कह रहा है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ये है आपका, इसको देख लो, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से बनाने के लिए कह रहा है। और ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, क्या है, सब्सक्रिप्शन ड्यूरिंग द ईयर 25,000 एज डोनेशन दे रहा है। टेलीफोन बिल अनपेड ऑन 31 मार्च 2020 4,000 था, एज ऑन 31 मार्च 2021 2600 है। अनपेड मतलब आउटस्टैंडिंग हो गया ये। थर्ड है वैल्यू ऑफ 8% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ऑन 31 मार्च 2020 was 80,000. Additional government security worth 30,000 were purchased on 31st मार्च 2021। सिंपल सा चीज़ है, यहाँ पर चलिए आइए देखते हैं। सब्सक्रिप्शंस ड्यूरिंग द ईयर 95,000 था। डोनेशन डोनेशंस पर बिल्डिंग पर दिए हैं तो 25,000 लेस कर देंगे, 70,000 आ गया। बाकी जितना भी आपका रिसिप्ट हुआ है वो इनकम माना जाएगा, जैसे एंट्रेंस फी, लॉकर रेंट, रेवेन्यू फ्रॉम रिफ्रेशमेंट, सेल्स ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, ये सब चीज़ कहाँ आ जाएगा, आपका इनकम साइड में आ जाएगा। इनकम साइड में आ गया एग्जामिनेशन फी, लॉकर रेंट, इंटरेस्ट ऑन 8% सिक्योरिटीज विथ एक्रूड इंटरेस्ट, रेवेन्यू फ्रॉम रिफ्रेशमेंट, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर। अब यहाँ पर एक क्या है, सेल ऑफ फर्नीचर, तो फर्नीचर का वैल्यू कितना है, बुक वैल्यू 11,000, 12,000 बेचे मतलब 1,000 प्रॉफिट, 1,000 प्रॉफिट को आप यहाँ पर मेंशन कर दिया। ये साइड भर गया। अब चलिए वो साइड पेमेंट साइड को देखते हैं। तो पेमेंट साइड ये देखो, पेमेंट्स देखो, रिसिप्ट एंड पेमेंट, तो पेमेंट साइड एक्सपेंडिचर में जाएगा, रिसिप्ट साइड इनकम में जाएगा। तो पेमेंट किधर है, तो पेमेंट वाला क्या है, तो पेमेंट में पहले सैलरीज देख लीजिए। तो सैलरी ड्यूरिंग द ईयर लेके चलना है, तो ड्यूरिंग द ईयर कितना है, 31 मार्च 2021 है, मतलब 2021, हमको 1,03,000 लेकर के चलना है। हाँ 1,03,000 सैलरी एंड वेजेस हो गया। फिर हमारा क्या हो गया, सैंड्री एक्सपेंसेस हो गया, रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस हो गया, टेलीफोन रेंट, ठीक है, और रेडियम सेक्रेटरी, ये चीज़ें आएंगा। तो देख लो सैंड्री एक्सपेंसेस, रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस, रेंट एक्सपेंसेस और रेडियम सेक्रेटरी। अब यहाँ पर क्या है, टेलीफोन बिल, तो टेलीफोन बिल का आपको हम दिखाए थे आउटस्टैंडिंग, तो आउटस्टैंडिंग यहाँ पर एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आओ। आउटस्टैंडिंग 2 है, एक 31 मार्च 2020 को है, एक 31 मार्च 2021 को है। 31 मार्च 2020 मतलब 19-20 और 31 मार्च 2021 मतलब 20-21। 20-21 ड्यूरिंग द ईयर हो गया, ये प्रीवियस ईयर हो गया। तो 20-21 वाला ड्यूरिंग द ईयर है, ऐड कर दीजिए, और आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर है तो उसको लेस कर देंगे। कहे कि आउटस्टैंडिंग एट द एंड हो गया ये, तो आउटस्टैंडिंग एट द एंड हो गया, ऐड हो गया, ये आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग है, इसीलिए लेस हो गया। आपको हम आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस का कॉन्सेप्ट समझाए थे अभी जस्ट पहले, इससे के लिए यहाँ पर हुआ टोटल किए, तो टोटल हुआ 3,40,000, 3,40,000, और यहाँ पर सरप्लस बचा। देखो सरप्लस लिखते हैं यहाँ पर नेट प्रॉफिट नहीं लिखते हैं, क्योंकि ये है एनपीओ, तो एनपीओ में सरप्लस होता है, तो सरप्लस एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर 96,800। चलिए पार्ट बी यहाँ पर शुरू होता है। पार्ट बी जब आता है तो मिलता है राहत। राहत क्यों मिलता है, क्योंकि पार्ट बी पार्ट ए से और भी ज्यादा आसान है। तो क्वेश्चन नंबर 10, डिक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एम्प्लॉय बेनिफिट बाय 3,000 और इंक्रीज इन करेंट इन्वेस्टमेंट बाय 6,000। इसमें आपको बताना है आउटफ्लो इनफ्लो। तो पहला आउटफ्लो, यहाँ पर कोई फ्लो नहीं हुआ है। सेकंड में आउटफ्लो क्यों हुआ है सर, आउटफ्लो क्यों हुआ है, यहाँ पर डिक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एम्प्लॉय बेनिफिट, आउटस्टैंडिंग पैसा जो एम्प्लॉय बेनिफिट का मेरे पास रखा हुआ था डिक्रीज हो गया, मतलब हम एम्प्लॉय को बेनिफिट दे दिए, तो दिए तो ये मेरा पैसा क्या हो गया, आउटफ्लो हो गया। और इंक्रीज इन करेंट इन्वेस्टमेंट बाय 6,000, करेंट इन्वेस्टमेंट 6,000 से इंक्रीज हुआ है, तो यहाँ पर पैरेलली इंक्रीज हुआ है, तो यहाँ ना पैसा गया है ना आया है, इसी के लिए नो फ्लो, नो फ्लो। और ये याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 11, याद रखिएगा कंपैरेटिव और कॉमन साइज तो क्वेश्चन आना ही आना, और में आए दम सेम आएगा, कंपैरेटिव और कॉमन साइज दम सेम आएगा, मतलब और करके जैसे यहाँ पे सैंपल पेपर में भेजा है ना, उसी तरीके से दम सेम आएगा। तो आप इसके आंसर देख लीजिए, आप एक बार क्वेश्चंस देख लीजिए, क्वेश्चन अच्छे से देख लीजिए,
और सॉल्यूशन देख लीजिए, क्योंकि सॉल्यूशंस बहुत इजी है, बहुत इजी है, फॉर्मेट ही बहुत हल्का है। हम आपको आंसर से चीज़ों को सिखा देंगे। ये देख लीजिए क्वेश्चन 11, और में क्या है, कॉमन साइज बैलेंस शीट। अब इस दोनों में अंतर क्या है ये बता देते हैं। कंपैरेटिव में क्या होता है ना, हम क्या करते हैं, कंपैरेटिव में क्या होता है, एक फॉर्मेट बनाते हैं, जैसे यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का है, वैसे ही बैलेंस शीट का है। यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से पूछा है, तो ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से पूछा है, यहाँ कॉमन साइज बैलेंस शीट पूछा है। तो कंपैरेटिव में दोनों बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनता है और बैलेंस शीट भी बनता है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करिए, सबसे पहले तो अभी जस्ट तुरंत चले जाइए Pracademy के प्लेलिस्ट में, और वहां पर कंपैरेटिव और कॉमन साइज का बहुत छोटा सा वीडियो बनाया, एकदम छोटा वीडियो बनाया, तो जरूर जाकर उसको फटाक से ना देख लीजिए, क्योंकि वो अगर देख लिए तो ये क्वेश्चन तुरंत बन जाएगा। इसके लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि जाकर देख लीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम ये क्वेश्चन आ रहा है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहा है। इसके लिए जाकर के Pracademy पर कॉमन साइज और कंपैरेटिव स्टेटमेंट का क्वेश्चन ये देख लीजिए, वीडियो छोटा सा वीडियो है, उसको YouTube पर फास्ट करके देख लीजिए तो आसानी से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर क्या है ना कि आप जैसे यहाँ पर आपको क्या है कि आपको एब्सोल्यूट चेंज इंक्रीज डिक्रीज में दिखाना है। रेवेन्यू पहले था 30 लाख 35 लाख, चेंज है 5 लाख। अब 5 लाख को कैसे हम परसेंटेज में लाएंगे, C/A। तो C/A मतलब 5 लाख डिवाइडेड बाई 30 लाख 16.67%। परसेंटेज नहीं लिखना है, सिर्फ फिगर लिखना है, ये लिखते चले जाना है सब चीज़ में। इस तरह से आपका कंपैरेटिव बनेगा। कॉमन साइज में क्या बनेगा, कॉमन साइज में हमेशा उसके टोटल से परसेंटेज निकालते हैं। जैसे शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल है 20 लाख का, 20 लाख को डिवाइड करेंगे 30 लाख से, तब हमारा परसेंटेज आएगा 66.67। वो हम चेक कर लेते हैं, क्योंकि हम जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं। 20 लाख डिवाइडेड बाई 30 लाख 66.67 यही होता है। 30 लाख 50,000 है, उसको डिवाइड कर दिए 40 लाख, मतलब उसको टोटल से डिवाइड कर लीजिए। इसलिए बार बार कह रहे हैं Pracademy पर जाकर के इसके वीडियो जरूर देख लीजिए, वो आपको मिलेगा अकाउंटेंसी टर्म 2 21-22 सेशन वाले वीडियो में जाइएगा। तो अकाउंटेंसी में जब जाइएगा तो आपको मिलेगा कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज, जरूर देख लीजिए, छोटा वीडियो है भैया, थोड़ा सा मेहनत में आपको ये मार्क्स मिल जा रहा है तो क्या दिक्कत है। और ये एग्जाम में आएगा, ये डेफिनेटली बता दिए, रिटर्न दे रहे हैं, ये एग्जाम में आएगा, कॉमन या कंपैरेटिव दोनों आएगा, इसी तरह से आएगा और करके आएगा। इसे के लिए जब पता ही क्या आएगा तो क्यों नहीं मेहनत कर ले, तो जरूर देख लीजिए इसको। और हाँ, कैश फ्लो भी पक्का आएगा, ये भी कंफर्म है। कॉमन साइज और कंपैरेटिव क्वेश्चंस भी आएगा और कैश फ्लो भी आएगा। और कैश फ्लो तो ऐसा बेहतरीन टॉपिक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 में फॉलो होता है, इनडायरेक्ट मेथड। ये ऐसा टॉपिक है जिसका इनडायरेक्ट मेथड, जिसका आंसर हमको क्वेश्चन में ही पता होता है। कैसे सर, ओपनिंग कैश बैलेंस मिल जाएगा अगर क्लोजिंग कैश बैलेंस से, हो गया मेरा काम खत्म। कैसे सर, तो आइए देखिए, ये आपका क्वेश्चंस है, यहाँ पर सारा डिटेल है आपको, शेयर फंड, रिजर्व एंड सरप्लस, लॉन्ग टर्म बोरिंग, आप इसके भी वीडियोस देख लीजिए। हाँ, याद रखिए इसमें 3 एक्टिविटी होता है। एक होता है आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी, एक होता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और एक होता है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। हो सकता है कि ये तीनों अलग अलग पूछे, हो सकता है, कंफर्म नहीं, हो सकता है कि सिर्फ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से क्वेश्चन आ जाए, हो सकता है कि फाइनेंसिंग एक्टिविटी से क्वेश्चन आ जाए, हो सकता है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी से क्वेश्चन आ जाए, आ सकता है। तो Pracademy में इसके इंडिविजुअल वीडियो पड़े हुए हैं, जाके जरूर देख लीजिए। और नहीं तो आपको कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन आएगा, जो यहां पर आ चुका है। कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन मतलब ऑपरेटिंग प्लस लॉस ऑन द इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट। तो यहाँ पर जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है, और एडिशनल इंफॉर्मेशन जो हमारा है, इसको कंसिडर करते हुए हम सॉल्यूशंस करते चले जाएंगे। तो यहाँ पर जो कैश फ्लो में हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी जो यहाँ पर आ चुका है 1,63,000, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आपका हो जाएगा 1,40,000। यहाँ पर इंटरेस्ट याद रखिएगा, इंटरेस्ट रिसीव्ड और डिविडेंड रिसीव्ड यहाँ पर आता है। कहाँ पर आता है, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, याद रखिएगा, इंटरेस्ट रिसीव्ड और डिविडेंड रिसीव्ड, याद रहेगा, बिल्कुल याद रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर तो नॉन कैश ये था, एक्सपेंसेस था, यहाँ पर ऐड होता है, लेस होता है आपका नॉन कैश, यहाँ होता है नॉन कैश एक्सपेंसेस एंड इनकम, यहाँ पर आपका आ जाएगा इंटरेस्ट रिसीव्ड और डिविडेंड रिसीव्ड। बता देते हैं, ये चीज़ जनरली छूटने वाला चीज़ है।
और सी में कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, यहाँ पर इशू ऑफ शेयर्स, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, पेमेंट होगा तो लेस, रिडेम्पशन और डिवेंचर तो लेस। यहाँ पर 10,000 आ जाएगा आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से 1,63,000, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से 1,40,000 और फाइनेंसिंग एक्टिविटी से 10,000। तो ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ पर यही करना होता है, ए प्लस बी प्लस सी हो गया 33,000, यहाँ पर माइनस 1,40,000 है, हाँ इसीलिए 33,000 आया। ओपनिंग कैश बैलेंस है 2,65,000, तो 33,000 में से ऐड कीजिएगा 2,65,000, तो आपका आ जाएगा 2,98,000। अब आप बैलेंस शीट में जाकर के मिला लीजिएगा, क्लोजिंग कैश 2 लाख कितना था, 2,98,000, 2,98,000 है कि नहीं है, तो आप यहाँ पर जाके मिला लीजिए, 2,98,000 क्लोजिंग में है। तो आपका यहाँ पर आंसर कि मतलब कैश फ्लो यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। तो बच्चों को एग्जाम में ही पता चल जाता है कि हमारा कैश फ्लो सही होगा कि नहीं होगा। तो आपका कैश फ्लो सही हो जाएगा और आपको उसी समय पता चल जाएगा और आपके पूरे के पूरे मार्क्स आ जाएंगे। तो चलिए ओवरऑल बात करते हैं पेपर थीम पे। तो आपका रिटायरमेंट है, रिटायरमेंट से क्वेश्चंस आएगा, ठीक है, इस पर ध्यान रखिएगा। डेथ से भी क्वेश्चंस आएगा। डेथ में आपको बता दिए एवरेज प्रॉफिट से आ सकता है या सेल्स बेसिस से आ सकता है, तो एवरेज प्रॉफिट ज़्यादा ध्यान रखिएगा। रिटायरमेंट में आप वो तीनों चीज़ करके जाइएगा, जैसे कि आपको रिवैल्यूएशंस बनाना आना चाहिए, पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना आना चाहिए, बैलेंस शीट बनाना आना चाहिए। इस तरह का प्रैक्टिस रहेगा तो बन जाएगा। जर्नल एंट्रीज भी इसमें जाता बनाना आना चाहिए। डेथ, रिटायरमेंट, डेथ, डिजोल्यूशंस में आपको रियलाइजेशंस बनाना आना चाहिए, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, एक मिनट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना आना चाहिए और बैलेंस शीट बनाना आना चाहिए। यहाँ पर भी डिजोल्यूशंस। डिवेंचर में अच्छा खासा टॉपिक है, जिसमें इसमें क्वेश्चंस पूछा गया था। डिवेंचर में इसमें अच्छा क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया था, रिडेम्पशन और डिवेंचर से क्वेश्चन था, कोलेटरल सिक्योरिटी से था, कंसीडरेशन अदर देन कैश से क्वेश्चन था, कंसीडरेशन अदर देन कैश से क्वेश्चन था। ये सब टॉपिक थोड़ा सा देख लीजिएगा, ये अंत में मिलेगा आपको। स्टार्टिंग में आपको इशू ऑफ डिवेंचर है, पार प्रीमियम, इशू ऑफ डिवेंचर डिस्काउंट नहीं होता है, रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर होता है। हाँ, तो इशू ऑफ डिवेंचर पार प्रीमियम होता है, डिस्काउंट नहीं होता। रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर देख लीजिएगा, वो तीनों होता है, पार होता है, प्रीमियम होता है, डिस्काउंट होता है। एनपीओ तो गजब का पूछा है भाई, इसमें सब्सक्रिप्शन से पूछ लिया, मटेरियल कंज्यूम से पूछ दिया, फंड से पूछ लिया, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से पूछ लिया। तो भैया ये आप ये सब टॉपिक देख के जाइएगा। इसके अलावा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और बैलेंस शीट, एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट भी तो पूछ दिया, एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट, मतलब लगभग एनपीओ में बहुत कुछ पूछ लिया। तो ये आप जरूर करके आइएगा। ये पार्ट ए है, क्या है, पार्ट ए है। पार्ट बी तो बहुत हल्का है। पार्ट बी में क्या क्या आएगा, क्या क्या चीज़ें देखना है आपको, मैं बता देता हूँ। पार्ट बी में आपको क्या करना है, कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज जरूर देख लीजिएगा। कंपैरेटिव और कॉमन साइज पक्का आएगा। पार्ट बी में है ये कितना पढ़ना, तो पक्का आएगा कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज और कैश फ्लो, ये दोनों से क्वेश्चंस पक्का आएगा। तो इसके वीडियो छोटा पड़ा हुआ है, उसको जाके एक बार देख लीजिए। आप ही देखो ना यहाँ पर पार्ट बी में क्या क्वेश्चंस आया, कैश फ्लो, कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज, खत्म। ये दो टॉपिक से क्वेश्चंस पक्का रहेगा। पार्ट बी है तो कैलकुलेटिव पेपर रहेगा। पेपर ओवरऑल कैलकुलेटिव रहेगा, इजी रहेगा, ज़्यादा टफ नहीं रहेगा, कैलकुलेटिव थोड़ा रहेगा। और आपका 2 घंटा का पेपर है, आपको आसानी से पेपर आपका हो जाएगा। इसके लिए आप टेंशन ना ले, थोड़ा प्रैक्टिस रहेगा तो मामला सही रहेगा, ठीक है। तो चलिए अकेडमी से लेते हैं अलविदा। बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जामिनेशंस। और 23 मई को जब आप एग्ज़ाम दे के रख आओगे ना, तो हम इसका सॉल्यूशंस उसी रात में आपको इशू कर देंगे। तो उस रात में सॉल्यूशन मिल जाएगा, नहीं तो अगले 24 में आपको इसका सॉल्यूशंस मिल जाएगा। तो चलिए अकेडमी के इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिए। वीडियो थोड़ा लंबा है इसलिए, क्योंकि सॉल्यूशंस था तो लंबा था ही, और बिना सब्सक्राइब करके नहीं जाइएगा। तो चलिए, टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। दिस इज प्रणव कुमार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सॉल्यूशंस के साथ, सॉल्यूशंस पेपर के साथ।
और देखते हैं कौन बच्चा कितना स्कोर करता है और पेपर कैसा आता है। तो पेपर कैलकुलेटिव होगा, इजी होगा, ये याद रखिएगा। बाय बाय, टाटा, लव यू, टेक केयर। और जो टॉपिक बोले उस चीजों को थोड़ा सा देख कर जाइएगा। अब प्रैकेडमिक पर जो जो वीडियो आपको हम देखने के लिए कहे हैं वो वीडियो जरूर जाके देख लीजिएगा, क्योंकि भैया थोड़ा सा मेहनत कर लीजिएगा तो आपके मार्क्स इंक्रीज हो जाएंगे। तो आई होप कि आप अच्छा कर सकते हैं। और सीयूएट का भी एग्जाम होने वाला है तो उस पर भी कुछ वीडियोस लाएंगे, तो उसके लिए भी आप प्रिपरेशंस पैरेलली कर रहे होंगे तो अच्छी बात है। अगर नहीं कर रहे हैं तो फिलहाल अभी आप फोकस इस पर करिए, 1 महीना काफ़ी है उस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो फिलहाल अभी यहाँ पर ध्यान रखिए और अच्छा करिए। बाय बाय, टाटा, लव यू, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए अकेडमी। सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बाय बाय।